हेलो दोस्तों, मैं शाह रमीज़ रज़ा हाजिर हूँ बज़्म शाह के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, बज़्म शाह में हमारी कोशिश है ऐसे शायरों को, ऐसे कवियों की कहानी को लेके आना जो बाय प्रोफेशन तो शायर नहीं है, लेकिन शायरी के लिए उनका जुनून, उनकी दीवानगी किसी प्रोफेशन की मोहताज नहीं है। ऐसे ही एक शायर है जनाब विनीश सक्सेना। आप कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडियन रेलवेज़ में कार्यरत हैं, लेकिन आपकी असली पहचान, मेरी नज़रों में जो आपकी असली पहचान है वो एक श्रृंगार कवि के रूप में है। आप बहुत उम्दा श्रृंगार कवि हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनके ही लफ्ज़ों में, बज़्म शाह में। विनीश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आप बेसिकली आप इंडियन रेलवेज़ में हैं, तो ये लिखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये कैसे शुरू हुआ? जी, एक्चुअली मेरा जो परिवार है वही काफ़ी साहित्यिक और संगीत और कल्चरल सारी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। जी। तो बचपन से ही हमारे जो फादर थे वो कई सारे कवि सम्मेलन मुशायरों के खुद शौकीन थे, तो जब वो जाते थे तो मुझे भी ले जाते थे। तो वहीं से मेरी सुनने की आदत आई, मुझे समझ में आया कि ये कितनी अच्छी विधा है। सुनता था कभी, लेकिन लिखने का प्रयास नहीं हुआ उस समय तक। लेकिन जब ग्रेजुएशन टाइम पे आया तो हमारे कुछ मित्रों ने इसकी ओर मुझे प्रोत्साहित किया, तो हमने कुछ लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे एक हमारे यहाँ पर, मैं एक्चुअली बेसिकली कानपुर के पास एक औरैया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक काव्य का एक, वहाँ पर भी एक संगठन है, कविताओं का मंच है वहाँ पर भी। तो एक साहित्य एक संस्था है वहाँ पर। तो वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने पहले काव्य गोष्ठियाँ जो होती थी साप्ताहिक मासिक, इसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। धीरे धीरे सुनने से, पढ़ने से ये सब शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा स्तर बढ़ने लगा। तो कुछ समय बाद मुझे मंचों पे भी आमंत्रित किया जाने लगा। और यहाँ पुणे आने से पहले मैं कई सारे कवि सम्मेलनों में मैं एज ए कवि और शायर के तौर पे बुलाया जाता था, तो वहाँ शुरू हुआ। लेकिन बाद में मेरी जब यहाँ रेलवे में जॉब हुई, तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि पता नहीं, यहाँ तो महाराष्ट्र है, मराठी कल्चर का यहाँ पे सब कुछ है, तो शायद ये हिंदी का पता नहीं इतना है कि नहीं। मैंने सब चीज़ें उठा के कहीं साइड में रख दी और बस अपने लिए स्वांता सुखाई के लिए लिखना शुरू किया। थोड़ा बहुत लिखता था लेकिन कहीं सुनाता नहीं था। तो बाद में कुछ महीने पहले की बात है कि हमारे रेलवे में ही एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि सोलापुर में आयोजित हुआ। तो सोलापुर में, उसमें कुछ लोगों को पता था कि मैं लिखता हूँ, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी कोई हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा होता था इंटरनल, तो मैं कभी कभी कुछ सुना देता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पे मैंने मंच पे कई बड़े कवियों के साथ में वहाँ पर मंच शेयर किया। तो जब मैंने वहाँ पढ़ा तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि ये कौन है, ये मतलब ये रेलवे में हमें पता ही नहीं था कि इस तरीके से ये लिखते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ से बात निकली, पेपर्स वगैरह में भी हुई, सारी चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे मेरा संपर्क फिर और यहाँ पुणे सर्किट से भी होने लगा। तो काव्य कलश मेरा यहाँ का पुणे का पहला मंच था जहाँ पे मैंने इसको पढ़ा। और फिर धीरे धीरे मेरा जो इस सब संसार से मैं यहाँ पे अछूता था, तो धीरे धीरे मेरे मित्रगण बनने लगे, सबको पता चलने लगा। कुछ और जगह मैंने करना शुरू किया। तो आज के समय में कई सारे इवेंट और कई सारे उसमें मेरा सौभाग्य है कि मैं कई सारे अच्छे कवियों के साथ में पढ़ने का मुझे मौका मिलता है। विनीश जी, आप श्रृंगार रस पे सबसे ज़्यादा लिखते हैं। तो कुछ अपने शुरुआती दिनों का, शुरुआती दिनों की कोई कविता आप हमारे साथ शेयर करें। जी, बिल्कुल। तो एक्चुअली मैंने जब लिखना शुरू किया तो कई सारी विधाओं में प्रयास किया, लेकिन मेरे जानने वालों ने मुझे बोला कि मेरी श्रृंगार पे जो चीज़ें होती हैं वो उनको, पब्लिक के लिए और सबके लिए, उनको ज़्यादा दिल को छूती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, कि जैसे क्रिकेट में होता है कोई बैटिंग बॉलिंग किसी चीज़ में कुछ अच्छा करने लगता है, तो मैंने सोचा किसी एक विधा पर खास फोकस करने से अपनी एक पहचान बन सकती है। तो वही सोच के साथ मैंने लिखा। और एक मुझे याद है, एक मैंने स्टार्ट में ही लिखा था कि वो ऐसा है: स्वप्निल नींद के बाद सुबह की पहली तुम अंगड़ाई हो, ये तो बता दो ए गोरी क्या परिदेश से आई हो। पूछा नाम तो भोली अदा से तुम ऐसी शर्माई हो, जैसे हवा के झोंके से कोई लता लहराई हो। तुमने नैन की मधुशाला से मुझको जाम पिलाया है, सोई रातों में जागी
मद निद्रा सी अलसाई हो, ये तो बता दो है गोरी क्या परिदेश से आई हो। तेरे ऊपर करूं क्या कविता, काव्य भावना की है सरता, दिल की गहराई में उतरी अंतिम प्रथम रुबाई हो, ये तो बता दो है गोरी क्या परिदेश से आई हो। मेरे मन नैनों ने तेरी ऐसी छवि बनाई है, जैसे खुदा ने कोई मूरत अपनी तरह बनाई हो, ये तो बता दो है गोरी क्या परिदेश से आई। और इसका जो अंतिम वो मैं आपके बीच लेना चाहता हूँ। मैंने हृदय के घर आंगन में तुमको यूं ठहराया है, मैंने हृदय के घर आंगन में तुमको यूं ठहराया है। पहले तो अपनी थी पर अब मेरी तुम पर छाई हो। बहुत शुक्रिया। ये तो बता दो है गोरी क्या परिदेश से। क्या जी बहुत शुक्रिया। विनीत सर, आप रेलवेज में काम कर रहे हैं, तो एक मतलब काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है वहाँ पे। और दूसरी तरफ आप कविताएं भी करते हैं, आप बहुत सारे इवेंट्स में भी जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यू आर मैरिड। या तो मुझे आश्चर्य हो रहा, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमारी नहीं थी ना। जी एक्चुअली मेरे से ज़्यादा खुश आप इसलिए नजर आ रहे हैं। जी तो सवाल ये है सर कि ये 3 अलग अलग फ्रंटियर्स और तीनों काफ़ी डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ क्या कि मतलब मिस्टर सक्सेना की शिकायत हुई हो कि यार आप तो उधर उधर ज़्यादा टाइम देते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, या बाकी जगहों पे मतलब टाइम मैनेज करने में तकलीफ आई हो? जी बिल्कुल। देखिए जी, जो अपना परिवार होता है और जो घर होता है वो किसी के लिए या तो कमजोरी का कारण बनता है या ताकत का कारण बनता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए ताकत का कारण बनता है और मुझे मेरे परिवार से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और मेरे फैमिली में भी इसी तरीके का माहौल है। तो मैं रेलवेज़ में देने के बाद भी मैं वहाँ की जो कल्चरल एकेडमी वहाँ का भी मैं सेक्रेटरी हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। तो मैं वहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट करता रहता हूँ और ये शुरू से ही मेरी मतलब फितरत में रहा। तो जब भी मेरा सब ये सब मैरिड लाइफ में आया तो उनको पता था कि ये इनका एक बड़ा पैशन है और इसको भी साथ में हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसलिए उनका काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, फैमिली से भी, बच्चों से भी, सभी तरफ से, और पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ तक कि कभी कोई इवेंट कर रहा हूँ तो उसके पहले और बाद में भी सारे फीडबैक और सारी सिचुएशन वो भी सब ली जाती है। तो एक अच्छी बात है आज के समय में मुझे सपोर्ट मिलता है। तो सर आपने कभी मैम के लिए कुछ लिखा है, क्योंकि आप श्रृंगार कवि हैं? जी तो हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ खास करके लिखना तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारी बातें या आपकी यूजुअली मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आप अपनी कोई ऐसी कविता सुनाओ जो आपको बहुत पसंद हो। जी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप अपनी कोई ऐसी कविता सुनाएं जो मैम को बहुत पसंद है। जी एक्चुअली क्या है, जो उनकी पसंद और जो आज जमाना पसंद कर रहा है लगभग वो एक जैसी है। मेरी कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें एक मेरी जो रचना है जो हर जगह मुझे बोला जाता है कि उसको ज़रूर सुनाना है। तो जो मैंने एक गीत लिखा हुआ था जो प्रेम के ऊपर है और थोड़ा भक्ति का है, तो वो मैंने सुनाया है। शायद आप बोलते हैं तो मैं उसके बारे में ये मैंने बताया था। ये प्रेम का जो सबसे बड़ा एक महत्व माना जाता है और सबसे बड़ी जो एक मिसाल दी जाती है वो जो वृंदावन की गोपियाँ थी, जो उनके कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम भाव था, उसको लेके मैंने गीत लिखा था। वो कुछ ऐसा है गीत। अपने होठों से लगा बन जाऊंगी मैं बांसुरी, पाँवों को छू लेने दो बन जाऊंगी मैं झांझरी, प्रियतम तेरे प्यार में तो, प्रियतम तेरे प्यार में तो हो जाऊंगी मैं बावरी, पाँवों को छू लेने दो बन जाऊंगी मैं झांझरी, अपने होठों से लगा लो। एक बंद इसका जो मुझे काफी पसंद है वो सुनना चाहता हूँ। सागर तू मझधार हूँ मैं, नैया तू पतवार हूँ मैं,
तुझको नख शिख झंकृत कर दूं, वीणा की झनकार हूँ मैं। सुबह बनारस अगर तू हो जा, सुबह बनारस अगर तू हो जाऊं अवध की सांझिरी, पावों को छू लेने दो, बन जाऊंगी मैं झांझरी, अपने होठों से लगा लो। बहुत सर, अभी आपने बताया कि आपने एक दौर ऐसा आया था जब आप लिख काफी रहे थे बट किसी को सुना नहीं रहे थे, कहीं शेयर नहीं कर रहे थे। ये चीज कहीं ना कहीं कई लोगों के साथ है, मतलब लोग लिखते बहुत हैं लेकिन सुनाने से घबराते हैं, उनको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, एक हेजिटेशन है। तो सर, इस हेजिटेशन को कैसे दूर किया, आपने इस हेजिटेशन को कैसे दूर किया? जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कभी ना कभी शुरू हो जाता है वही एक दिन किसी का गुरु हो जाता है। जी वाह, क्या तो क्या मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत जरूरी, तो सबसे पहले आपके जो अपने शुभचिंतक, आपके परिवारीजन या दोस्त जो उनका सर्कल है, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे फिर उसको उसका स्तर अपना बढ़ाते हुए ये ओपन माइक्स और ये जो चीज़ें हैं या कहीं पे पत्र पत्रिकाओं में लिखने की कोशिश, ये सभी जहाँ अवसर मिले वहाँ करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इसलिए अपन को ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अपन को ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट होता है। और बाकी जितना अच्छा हम पढ़ेंगे, जितना अच्छा हम सुनेंगे, उतना अच्छा हम लिखेंगे। ये तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक आदत अपनी बनाई जाए सुनने और पढ़ने की, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक ये सुनने और पढ़ने से एक और बात है कि आज के दौर में मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कहीं पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ पढ़ना ही चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। जी। तो आज के जो नए कलमकार हैं, जो नए राइटर्स, नए शायर हैं, नए कवि हैं, उनके लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना कि दोनों में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। केवल आप लिख रहे हैं और कहीं पर आप कहीं सुना नहीं रहे हैं या कहीं उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। Exactly. तो इसलिए आपको उसको कहीं ना कहीं लाना चाहिए, सो दैट आपकी फीलिंग्स के साथ में और लोग भी रिलेट कर सकें। और ये भी एक समाज के लिए और लोगों के लिए बड़ा योगदान है कलमकारों का, कि उनके दिल की बातों को वो पन्ने पर उतार कर लाते हैं, जो किसी न किसी की ज़िंदगी के किसी न किसी फलसफे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है। और साथ में जैसा आपने बोला कि कुछ लोग केवल सुना रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं, ये तो दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग ज़रूरी है। जब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं, तब तक आपको लोग ज़्यादा अच्छा सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों बातें हैं, उसमें एक बड़ा बीच में कहते हैं एक समायोजन और समन्वय एक बहुत अच्छा बिठाना चाहिए, जिससे कि सब चीज़ें बेहतर। आपने कहा कि लोग ज़्यादा सुनना तब पसंद करेंगे जब आप दूसरों को सुने। जी। तो एक आपकी कोई ऐसी कविता आप हमारे साथ शेयर करें जिसपे पब्लिक का सबसे ज़्यादा अप्लॉज आपको मिला हो, लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया हो आपको उस कविता? बिल्कुल। अभी हाल ही में मैंने एक गीत अभी जो बारिश का जो मैंने सुनाया, तो अभी मैं जहाँ पे भी ज़्यादातर जाता हूँ तो जो लोग सुन चुके हैं वो उसको बार बार सुनना चाहते हैं, तो वो मैं अभी सुनूंगा। रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम में, रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम में, दिल को किसी की याद सताए, दिल को किसी की याद सताए, दिलकश नज़ारों के मौसम में, रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम में, ढोलक भी बाजे जाए, झूले भी नाचे जाए, सखियां मल्हार गाए, झूमे ये शमा, आंगन पुकारे तुलसी पुकारे, आंगन पुकारे तुलसी पुकारे, तीज त्योहारों के मौसम में, रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम में, सनन सनन हवा करे, छनन छनन बूंदें गिरे, घनन घनन घटा घिरे, तुम हो कहाँ,
गीत के सहारे मीते पुकारे, गीत के सहारे मीते पुकारे, प्रीति के इशारों के मौसम में, रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम में, आमों में बोर है, कुहू कुहू का शोर है, यौवन का जोर है, उमंग है जवान, बरखा पुकारे पुरबा पुकारे, बरखा पुकारे पुरबा पुकारे, खट्टे अचारों के मौसम में, रिमझिम फुहारों के मौसम में, महकी बहारों के मौसम। क्या बात, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, विनीश सर के इस खूबसूरत गीत के साथ आज हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।